एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी ऊंचाई आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन हमारा ये है कि हमसे ऊंचाई दे करके और एरिया पूछा है। तो दो तरीके से आपसे एरिया पूछ सकता है, एक तो भुजा दे करके पूछ सकता है और एक ऊंचाई दे करके पूछ सकता है। तो हम दोनों तरीके से इसका एरिया निकालना सीख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो समबाहु त्रिभुज है इसका एरिया क्या होता है। तो सर इसका जो एरिया होता है वो होता है आपके पास है √3/4 और भुजा स्क्वायर। क्या होता है आपके पास है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब आप ये कहोगे कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे है। तो देखिए इतना एक्सप्लेन करने का ये टाइम नहीं है क्योंकि आज से 2 से 3 दिन के बाद में आपका ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट होने वाला है। ये आपके पास है सिर्फ प्रैक्टिस सेट यानी रिवीजन क्लास है एक तरीके से। मैं आपको हर दिन इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ और 2500 के 25 क्वेश्चन आपके पास है इंपॉर्टेंट है। अब आप हाँ मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर आप ये बताइएगा कि आप कैसे कह सकते हो ये 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो मैं इसलिए 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो 25 क्वेश्चन लिए वो क्वेश्चन लिए कहाँ से हैं, जो रेलवे के 2024 और 25 में जो पेपर हुए उनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट करके लिए। जैसे अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन का है, 2024 का है, ये भी टेक्नीशियन का है। अगला क्वेश्चन आप देखिए किसका है, सर अगला क्वेश्चन है आपके पास है एएलपी का, जो कि 2025 में सीबीटी 2 हुआ था इसका। इसी तरीके से आप देखोगे तो सभी जो क्वेश्चंस ले रखे हैं वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं अलग अलग एग्जामों के, सिर्फ ओनली फॉर रेलवे को हमने टारगेट किए। इसलिए इन 25 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएं। मैंने आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं किया। आपने देखा है कि क्लास की शुरुआत ही हमने तुरंत ही क्वेश्चन से कर दी है, इसलिए बिल्कुल एक सेकंड भी आपका खराब नहीं होगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि इस प्रैक्टिस सेट की क्या खास बातें रहेंगी। तो देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर नहीं पता तो 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर हमारे पास है इसमें भुजा का मान आ जाए तो हम सीधे इसका एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऊंचाई से भुजा कैसे निकाली जाती है एक बार फिर सुनिएगा। ऊंचाई से भुजा निकालना सीखोगे और भुजा से ऊंचाई निकालना भी आप सीखोगे, तो पहले ये काम सीख लीजिएगा। यानी हम क्या सीखेंगे, सर हमको हमारा काम ये है कि हम यहाँ सीखेंगे कि भुजा कैसे निकालें। किस चीज़ से भुजा निकालनी है आपको, ऊंचाई से। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास है 2/√3 और इसको गुणा ऊंचाई से कर दीजिए जिसको हमने h लिख दिया है, ठीक है। तो भुजा ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। ये अब ये आई कहाँ से, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उससे आता है। लेकिन इतना नहीं जानना है सीधे आप, क्योंकि देखिए अब हमको यहाँ एक्सप्लेन करके गणितज्ञ नहीं बनना है। अब सिर्फ हमको हमारा ग्रुप डी का पेपर पास करना है बस। तो इसलिए सीधे याद करें। यानी सर अगर कभी भुजा निकालनी पड़े तो 2/√3 इंटू ऊंचाई। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ऊंचाई निकालनी पड़े तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस इसको इधर भेज दीजिए। तो ये भुजा आपको दिख रही है, भुजा ऐसे कैसे रहेगी आपके पास, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, ये √3 तो ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपके पास √3 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई का जो मान दे रखा है ना वो आपको 9 दे रखा है। तो फिर इस भुजा का मान कैसे आएगा, सर ये जो भुजा दे रखी है ना इसका मान हमारे पास है ऐसे आएगा। देखिए फॉर्मूला लगाइए, 2/√3 और इसको गुणा किससे करोगे आप, 9 से, यानी कि 18/√3 आ गया। तो बस आप यहाँ रख दीजिए, ये कितना आपके पास है √3/4 है। अब मुझे आप ये बताइएगा ये कितना हो गया था, सर ये हो गया हमारे पास 18 और बटे √3 हो गया। तो सीधे लिख दीजिए आप भुजा स्क्वायर, यानी 18 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 × 18 हो जाएगा। और देखिए √3 का वर्ग कितना होता है आपके पास है, 3 हो जाएगा। भाई लिख सकते हो ना ये, तो √3 को आप ये लिख सकते हो। या फिर एक काम करिए मत लिखिए आप, सर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये √3 इंटू √3। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी काटना तो ये कट जाएगा। और देखिए 2 से काटी कितनी बार, 2 बार, ये कितनी बार कटेगा, 9 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 9 बार, और ये खत्म हो गया पूरा 2, 9 × 9। यानी कि आप ये कह सकते हो आपके पास कितना बचा, सर 81 बटे में √3। इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि कभी भी हर में अंडर नहीं आता है। अगर अंडर आ जाता है तो फिर हमको क्या करना है, सर अंडर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हो कि √3 से ऊपर नीचे क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। और अंडर3 को अंडर3 से गुणा करते हो तो 3 बन जाता है, क्योंकि अंडर को अंडर से गुणा करते हैं हट जाता है, और जो भीतर संख्या होती है वो बाहर निकल के आ जाती है। तो इस 3 को इस 3 से आप इसे कितनी बार काट सकते हो, 27 बार। तो फाइनली आंसर कितना आया, सर ये आ गया आपके पास 27 √3।
किस ऑप्शन में है देखो एक बार सर, 27√3 यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है आपके पास? तो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन में? सर समबाहु त्रिभुज का कभी भी आपसे एरिया पूछ ले तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और सर अगर मान लीजिए आपको ऊंचाई से भुजा निकालनी है तो 2/√3 इंटू ऊंचाई, और अगर मान लीजिए ऊंचाई निकालनी है तो भुजा इंटू √3/2। क्योंकि काफी बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, सीधे भुजा दे करके ये कहेगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। भुजा दे करके सीधे आपसे क्या पूछेगा? ऊंचाई पूछेगा, ध्यान रखिएगा। आ जाइएगा आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्वेश्चन है आपके पास है। एक कार्यालय की मंजिल के आयाम 5 मीटर इंटू 6 मीटर है। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो कार्यालय है ना, वो एक देखिए कोई भी जो कार्यालय होता है वो कैसा होता है आपके पास? आयताकार होता है, वर्गाकार कभी नहीं होता, आयताकार होता है। और आयताकार होता है तो इसका मतलब क्या है? आयाम यानी सर ये लंबाई है और ये क्या है आपके पास? चौड़ाई है। दीवारों को पेंट करने की लागत इतने रुपए है, दर 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। कमरे की ऊंचाई बताइए। दीवारों को पेंट करने का यानी कि एक सिंपल सी बात यह है, दीवारों का मतलब क्या है सर? चारों दीवारों का कहा इसने। इसने क्या कहा? चारों दीवारों का। और आपको पता चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? भाई मैं तो आपसे ये कहूंगा, अगर किसी भी चीज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का मतलब होता है सर दो भुजाओं का गुणा कर दो, आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जैसी आकृति है वैसा आप उसके आगे निशान लगा दीजिए। अब आप ये कहोगे सर कि ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे आएगा, बताओ। देखा नहीं, आप दो शब्दों में बता के बताओ। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मान लीजिए ये कमरा है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे? सर देखिए, एक तो ये राउंड, इस राउंड को तो मैंने बोल दिया परिमाप, और एक ऊंचाई। तो यानी कि सर परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। परिमाप इंटू ऊंचाई क्या होता है आपके पास है? सर ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आप ये कहोगे, फिर आप ये बताइए ना, आपने पिछली बार तो √3/4 भुजा स्क्वायर लिखा है, तो मैंने ये कहा कि क्षेत्रफल का अर्थ होता है दो भुजाओं को गुणा करना। इसमें आप देखिएगा, भुजा गुणा भुजा, दो भुजा गुणा नहीं हो रही है क्या? आगे तो जैसी आकृति है वैसा निशान लगाओगे आप। जैसे देखिए, अगर आप यहां बात करोगे कि मान लीजिए ये क्या है आपके पास है? सर ये हमारे पास है कोई एक आयत है, ठीक है ना, और ये है आपके पास है लंबाई और ये है चौड़ाई। तो इसका जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है? तो आप ये कहोगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अगर मैं इसको यहां से काट देता हूं, अगर मैंने यहां से काट दिया, पहली बात तो ये कि लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि दो ही भुजा लिया, आयत का क्षेत्रफल आ गया। अगर हम इसको आधा कर देते हैं तो आधा कर देते हैं, तो आधा ऐसे ही तो करते हैं, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई किसका होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। किसका होता है? त्रिभुज का होता है। तो हमने क्या किया? आकृति को आधा किया तो क्षेत्रफल को भी आधा कर दिया। तो इसमें भी देखो, त्रिभुज में भी दो ही भुजाएं आपके पास है। फिर आप ये कहोगे कि मान लीजिए सर हमारे पास है ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल होता है आपके पास है, इसमें दो भुजा कैसे होती है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास है? सर πr²। और आप ये बताइए, आर को क्या आप r इंटू आर नहीं लिखोगे? तो भुजा तो दो ही है ना। रही बात इसकी, तो सर 180 डिग्री का कोण बनता है इस लाइन पर, और 180 डिग्री को हम रेडियन में पाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। इसका मतलब सर ये तो कंफर्म हो गया कि जब भी किसी चीज का एरिया निकालना है तो उसमें दो भुजा मल्टीप्लाई होती है। अब आप ये कहोगे फिर अगर सर मान लो आयतन निकालना, तो आयतन में आपको तीन भुजाओं को मल्टीप्लाई करना है। कितनी भुजाओं को मल्टीप्लाई करना है? तीन भुजाओं को। यही कारण है कि जो आयतन आते हैं वो तो घन में आते हैं, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, इस तरीके से। और बाकी क्या आपने देखा है, क्षेत्रफल जितने भी होते हैं वो वर्ग मीटर, वर्ग में आते हैं, मतलब वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, इस तरीके से एक शब्द लिखा हुआ मिलता है। तो यहां पर बात क्या हो रही है सर? यहां पर बात ये हो रही है कि यहां पर ये दे रखा है कि एक कमरे की चारों दीवारों का एरिया हमने पता कर लिया। एरिया क्या पता कर लिया? सर एरिया होता है आपके पास है परिमाप, परिमाप, और इनटू क्या हो जाएगा आपके पास है? ऊंचाई। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 गुणा लंबाई प्लस क्या होता है आपके पास है? चौड़ाई होता है, और ये हमारे पास है ऊंचाई है। अब ये किसका एरिया है आपके पास है? सर ये जो एरिया है ना आपके पास है, ये चारों दीवारों का है। इसको किसके बराबर करना है? इसको बराबर करना है इस खर्चे के। किसके बराबर करना है? इस खर्चे के, क्योंकि दीवारों को पेंट कराने का खर्चा हो चुका 8,640। इसका मतलब ये पूरा क्षेत्रफल है। ये क्या है आपके पास है? पूरा क्षेत्रफल। अच्छा, ये खर्चा कैसे आया? सर ये जो खर्चा है ना, ये हमारे पास ऐसे आया कि हमने क्या किया, जो एरिया था ना उस एरिया को मल्टीप्लाई किया कि कितने प्रति एरिया के हिसाब से खर्चा लगाएं। तो इसने कहा कि 60 रुपए प्रति एरिया के हिसाब से खर्चा लगाएं। अगर हम एरिया को 60 से गुणा कर देते हैं तो टोटल खर्चा आ जाएगा। अब आप कैसे पता करोगे सर कि हम कैसे पता करें कि ये खर्चा एरिया से आएगा? एरिया इंटू 60।
वो आपको पता लगेगा। यहाँ से देखिए प्रति वर्ग मीटर लिखा हुआ है, अगर मान लो यहाँ घन मीटर लिखा हुआ रहता तो सर यहाँ आयतन इंटू 60 करते। अगर आप ये कहोगे सर मान लीजिए ना वर्ग होता ना घन होता, इसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिलता आपको 60 रुपए प्रति मीटर है, तो फिर आप क्या करते हैं? तो इसका मतलब ये है यहाँ पर फिर परिमाप आता, यानी खर्चा 3 तरीके से निकलता है। प्रति मीटर है तो यहाँ परिमाप आएगा, अगर मान लीजिए आपके पास में वर्ग है तो एरिया आएगा, घन है तो आयतन आएगा। ऐसे हम खर्चा निकालते हैं 3 तरीके से। तो इसमें क्या दे रखा है सर? इसमें खर्चा दे रखा है वर्ग मीटर के हिसाब से। तो बराबर में आप कितना लिखोगे सर? बराबर में हम इतना लिखेंगे, खर्चा बराबर एरिया। तो और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम 60 से करेंगे। बस सरल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। करना कैसे सर? एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिएगा और देखिए, यानी कि 864 बचा बराबर, ये है आपके पास है 2, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 5 + 3 8 लिख दे सीधे हम जोड़ के, यानी सर 5 + 3 कितना हो गया आपके पास? 8 हो गया। और ये ऊंचाई आपकी ये रही, और अभी तक 6 जिंदाबाद है। 8 से काट दीजिए आप, 8 से कितनी बार? 8 × 64 जीरो, 108 बार। फिर ये कितना हो जाएगा सर? 6 दूनी का 12, और 12 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। और इधर क्या है? ऊंचाई। इसका मतलब सर हमारी जो ऊंचाई है ना, वो करेक्ट डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। तो इस तरीके से बड़े बारीकी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़िएगा। आप चाहते हो अगर इसी तरीके से बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में कंप्लीट कोर्स करना, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और वहाँ पर जाकर के अभी एक बैच तो नया स्टार्ट हुआ है, जिसमें तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो मैथ स्पेशल 2.0 है। अगर आपका टारगेट केवल रेलवे है तो रेलवे फाउंडेशन के नाम से एक बैच है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिएगा आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि 2 पाइप P1 और P2 मिलकर के एक टंकी को 8 घंटे में भरते हैं। ठीक है, यदि उन्होंने अलग अलग खोला जाता है तो P2 को टंकी भरने में P1 से 12 घंटे अधिक लगते हैं। आप ये बताइए P को टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आप क्वेश्चन को लिख लीजिए एक बार। यानी आप ये कह सकते हो 2 नल है आपके पास में, P1 P2, और ये इन दोनों को मिला करके भी आपको समय दे रखा है। इसका टाइम नहीं पता हमको कि ये कितने टाइम में भरता है, हम x घंटे मान लेते हैं। इससे ये 12 घंटे ज़्यादा लेता है भरने का, और दोनों का जो समय दे रखा है वो आपको 8 घंटे का दे रखा है। आप अच्छी तरीके से जानते हो, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आप XY/X+Y लगाते हो। x/y क्या लगाते हो आप? x+y। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई एक अकेला करे तो हम कैसे लगाते हैं? तो XY/X - y लगाते हैं। भाई ये तो कॉमन बातें हैं ना, सीधे याद रखनी है, छोटा सा टपोरी सा है। यानी दोनों मिलकर के XY/X+y टाइम लेते हैं, और किसी अकेले का निकालना होता है तो नीचे माइनस आता है। सिंपल सी बात ये है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाता हो तो आप बाई ऑप्शन जाने की कोशिश करें, बिल्कुल सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम ये मान लेते हैं कि सर पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? हम 12 है, तो इसने 12 घंटे लिए। अगर इसने 12 घंटे लिए तो ये कितना लेगा आपके पास? है 24 घंटे लेगा। अब दोनों मिलकर के कितना समय लेंगे वो देखिए। दोनों का समय क्या है? XY। तो सर 12 × 24, और बट्टे में कितना आना चाहिए? दोनों को जोड़ दोगे तो 36। तो 12 से कितनी बार? 3 बार, और 3 से कितनी बार? 8 बार। तो बताइए क्या दोनों का टाइम आपके पास 8 घंटे आ चुका है? बिल्कुल सर। और क्वेश्चन भी तो ये कह रहा है कि दोनों को मिलकर के 8 घंटे लगना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो एक ऑप्शन से ही काम चल गया। तो ऐसे आपको एग्जाम में भी थोड़ा सा माइंड का अच्छी तरीके से यूज करना है। आप आइए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे फिर देखिए। निम्नलिखित को आप सरल करिएगा। क्या है? तो कैसे करोगे सरल? ये क्या संख्या है सर? 9991। 9991, इसको क्या लिख सकते हो सर? हम ये लिख सकते हैं इसको 10,000 से कितना कम है आपके पास? है 9 कम है। ठीक है, और ये आपके पास है 10,009 है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये आपके पास है 10,000 से कितना ज़्यादा? 9 ज़्यादा है। एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, टपोरी सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, यानी A² - B², यानी इस पूरी संख्या का आपको वर्ग करना पड़ेगा। अब पूरी संख्या का वर्ग करिए। सर एक का वर्ग तो 1 होता है, एक का वर्ग कितना होता है आपके पास? है 1 होता है। लेकिन आप देखिए कितनी जीरो है सर? 4 जीरो है। तो 4 जीरो का वर्ग कितना होगा? 8 जीरो। भाई 4 जीरो का वर्ग 8 जीरो हुआ कि नहीं हुआ? तो आप 4 जीरो तो पहले लिख दो सर। हमने 4 जीरो तो यहाँ लिख दी, और ये 4 जीरो और लिख दी हमने।
कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस का निशान, 9 का कितना होता है आपके पास, 81 होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सरल करोगे सर, सबसे पहले देखिए ये 2 जीरो में से आप ये घटाओगे तो आपके पास है 0,9 आएगा, वो सॉरी कितना आएगा आपके पास है सर, हमारे पास है 8, वो यार क्या दिमाग है सर, हमारे पास 19 आएगा, क्योंकि 81 घटाना है। यानी सर 2 जीरो में से 100 में से आप 81 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास है, 19 बचेगा। अब इन दो जीरो का हिसाब करिए सर, ये 2 जीरो की वजह से 9 आ जाएंगे, ठीक है। इनका हिसाब करिए सर, 9 ये आ जाएंगे, इनका हिसाब करिए सर, 9 ये आ जाएंगे, और ये एक तो खत्म हो ही जाएगा आपका, क्योंकि वो तो हासिल के फॉर्मेट में चला गया था। यानी 9 कितने, 2 4 6, जिसमें 6 9 होंगे वही आपका आंसर है। इसमें कितने, अच्छा ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि लास्ट में इसमें 19 नहीं है, और आपके पास इनमें ये भी गलत है क्योंकि ये 91 दोनों में से कोई एक सही है आपके पास। 2 4 5 ही है इसमें, 2 4 6, यानी कि आप ये कह सकते हो डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, यानी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें क्या लग रहा था, कॉन्सेप्ट लग रहा था। अगले क्वेश्चन पर जाइएगा आप, और ये है आपके पास औसत का क्वेश्चन है। यदि 13 प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य 7 है, प्रथम 7 प्रेक्षणों का इतना है, अंतिम का इतना है, और माध्य इतना, तो 7वां प्रेक्षण कितना है। तो देखिए कैसे सरल करोगे ऐसे क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे सर, इसमें सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे यहाँ, कि जो भी डेटा दिया हुआ उसको लिखिए, फिर आप लिखिए एवरेज कितना है। तो उसने कहा कि पहले जो स्टार्टिंग के 7 है ना, उन 7 का जो दे रखा है एवरेज, वो तो है आपके पास है 6.5, और जो अगले 7 हैं उन अगले 7 का कितना दे रखा है सर, अगले का दे रखा है आपको 8.5। सर एक मिसिंग है, और इसी के ये नंबर पूछना चाहता है। और साथ में ये कहा कि सभी का जो औसत है ना, वो सभी का औसत कितना है आपके पास है सर, 13 प्रेक्षणों का औसत आपके पास है कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। यानी सर इन सभी का आपको 7 दे रखा है, ये संख्या आपकी गायब है, एक संख्या यहाँ पर गायब है। एक बार फिर सुनिए क्या है आपके पास है, 13 प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य 7 है, ठीक है। यदि प्रथम 7 प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य, प्रथम 7 का औसत है ये, अंतिम 7 का औसत है ये आपके पास है। अब उसने क्या कहा है, अंतिम 7 का इतना है, तो 7वें प्रेक्षण का मान बताइए। यानी कि आप ये कह सकते हो ये कौन सा प्रेक्षण है, 7वां। तो कोई 7वां हो चाहे 8वां हो चाहे 9वां हो, तो एक ही है ना, एक नंबर का ही प्रेक्षण है, तो हमने इसके नीचे x लिख दिया है। अब मान कैसे निकालना वो तरीका सीखिए आप। हम इसमें डेविएशन का रूल लगाएंगे, यानी कि ये मूल औसत है आपके पास। तो आप ये देखिए इनमें कितने का अंतर है, तो आप ये देखोगे सर इसमें और इसमें आपके पास है 0.5 का अंतर है, ठीक है। और इन दोनों में कितना अंतर है आपके पास सर, इससे कितना है, ये एक तरीके से सर माइनस है, क्योंकि ये इससे कम है आपके पास, और ये इससे कितना ज़्यादा आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर प्लस का 1.5 ज़्यादा है। क्लियर है आपके पास। अब ये 0.5 कम किस पर है, 7 लोगों पर है। एक बार फिर सुनिए, 0.5 कम कितने लोगों पर है आपके पास है, 7 लोगों पर है। तो माइनस 0.5 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है, 7 हो जाएगा, प्लस का निशान। ये 1.5 कम कितने लोगों पर है, तो आप ये कहोगे सर 7 लोगों पर है। आप देखिए दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा, जैसे ही 7 कॉमन आ जाएगा इसमें से आप ये घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास है, 1 बचेगा। यानी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कह सकते हो फाइनली आपके पास है 7 आ गया। अब करना क्या है, अब ये जो 7 आया ये किसका आया आपके पास है, प्लस का आया है। अगर प्लस का आता है तो जोड़िए और माइनस का आता है तो घटाइए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मूल एवरेज क्या था आपके पास है, इस x का मान कैसे निकलेगा सर, इस x का मान हमारे पास निकलेगा, ये जो न्यू संख्या हमको निकालनी है, ये औसत कितना था 7, और प्लस का ही 7 है, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा आपके पास है 14। इस तरीके से करेक्ट आंसर आएगा आपके पास है सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट आंसर। आराम से तसल्ली से आप क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। एक बार फिर सुनिए क्वेश्चन क्या था आपके पास। क्वेश्चन ये था सर, हमारे पास है 13 प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य 7 है। यदि प्रथम 7 का इतना है, अंतिम 7 का इतना है, और सभी का जो औसत दे रखा है वो 7 है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि इस औसत से ये कितना कम है आपके पास है, माइनस 0.5 कम है, और ये कम है क्या ज़्यादा है, तो आप ये कहोगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है आपके पास है, 1.5 ज़्यादा है। तो ये 0.5 कितने पे कम है, 7 पर। ये कितने पे ज़्यादा है, 7 पर। तो इस तरीके से फाइनल सरल किया तो 7 आ गया। अब अगर ये प्लस का है तो एवरेज में जोड़ दीजिए जो आपसे पूछा है, 7वां 8वां 9वां जो भी मान है वो आपका आ जाएगा। माइनस है तो घटा दीजिए आप। क्लियर है, चलिएगा अगला क्वेश्चन
फिर से लीजिएगा, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको यहाँ तक? ठीक है। 7 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप लिखते जाइए क्वेश्चन को। आप ये कह सकते हो कि 7 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बराबर का निशान आएगा आपके पास। जबकि 4 महिलाएं उसी काम को, अच्छा ये एक शब्द का है ना, उसी काम को, इसलिए वो बराबर का निशान आता है। इसलिए किसका निशान आता है? बराबर का निशान आता है। और आपको ये दे रखा है कि 4 महिलाएं उसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं। आप पहले महिला और आदमियों को यहाँ से रेशो निकाले या फिर मान निकाले। कैसे निकालोगे सर? काटेंगे हम। 7 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार। तो देखिए मैं आपसे एक शब्द ये कहूँगा कि आप सीधे ही इसमें मान निकाल सकते हो। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है कि a बराबर 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि सर a का मान 5 है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे बताइए 2a बराबर 3b है, आप मुझे बताओ इसमें a का मान कितना है, तो आप ये कहोगे सर a का मान इसमें 3 है और b का मान कितना है? 2 है। यानी सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। सिंपल बात ये है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये a इंटू 2 बराबर है आपके पास हम b इंटू 3, या फिर आप ये कह सकते हो 3 इंटू क्या है आपके पास हम b है। अब आप ये बताइएगा सर कि इसमें a का और b का मान कितना है आपके पास, तो आप ये देखिएगा कि ये तो b के साथ में है ना ये संख्या, तो b का मान कितना आपके पास है? इतना है। और b का मान कितना आपके पास है? ये रहा। और a का मान कितना आपके पास है? इतना है। यानी साथ वाला मान नहीं होता, दूसरा वाला मान होता है। क्या होता है आपके पास है? दूसरा वाला मान होता है। तो मैं आपसे कहूँ कि ये W का मान कितना है, तो सर W का मान कितना आपके पास है? 3 है। और इसका मान कितना आपके पास है? सर इसका मान हमारे पास है 4 है। कितना आपके पास है? 4 है। या फिर एक काम करिए, अगर आपको लग रहा है कि सर कन्फ्यूजन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए। ये क्या है आपके पास है? M है। और ये W इसके बट्टे में आई जाएगा आपके पास हम बराबर। 4 आपका एज इट इज पहले से ही बचा हुआ था, और ये जो 3 है ना ये आपके पास है यहाँ पर चल जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो सर अब स्पष्ट रूप से निकाल लिया M का और W का हमने मान। इसका मान 4 है, इसका मान 3 है। ठीक है, आगे चलिएगा। 2 महिलाएं और 2 पुरुष से कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? किसको? जो इन यूनिटों, जो इन्होंने पहले काम किया था उसी काम को। तो हम ये कह सकते हैं 2 महिला 2 पुरुष और 2 महिला कह सॉरी भाई, कैसे भी लिख लीजिए, पहले महिला लिखो या पुरुष लिखो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे 2-2 हैं, तो 2 महिला और 2 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? किस काम को? उस काम को हम ये मान लेते हैं सर x दिन में पूरा करेंगे। किस काम को? या तो इस यूनिट से तुलना कर लो या इस यूनिट से तुलना कर लो। मान लीजिए हमने इसी यूनिट से तुलना कर ली, तो 7 आदमी जिसको 6 दिन में कर रहे थे उस काम को। अब कुछ नहीं करना है, m जहाँ पर दिखे वहाँ पर 4 लिख दो। यहाँ पर 4 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 8 हो जाएगा। प्लस जहाँ w दिख रहा है वहाँ 2 लिख दो, वो 3 लिख दो, तो 3 को इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। और ये आपके पास है x बराबर का निशान। यहाँ पर कितना लिखोगे? सर हम 4 लिखेंगे, 4 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 28 इंटू कितना आएगा? 6। अब आप देखिएगा कि ये कितना हो रहा है सर, ये हमारे पास है 14 हो रहा है। 14 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 2 बार। तो फिर इस तरीके से x का मान कितना आएगा आपके पास? हम 12। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन लीजिए आप। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़े कि क्या क्वेश्चन है आपके पास। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 7.2 की स्पीड से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। इन व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी को क्रम से 6.6 सेकंड और 13.2 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहे हैं तो आपको ये बताना है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। पहली बात तो समान दिशा में सापेक्ष चाल घटती है और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ती है। और दूसरा पॉइंट आपको ये भी पता होगा कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या फिर किसी पक्षी को पार करती है तो रेलगाड़ी की खुद की दूरी होती है, क्योंकि उनकी दूरी हम रेलगाड़ी के सापेक्ष 0 मानते हैं। तो फिर हम क्या करें सर? इसमें देखिए सर हमको इसमें चाल भी दे रखा है और समय भी दे रखा है, तो हम इसमें दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि दूरी दोनों आदमियों के पास रेलगाड़ी की समान रहेगी। पहले आदमी को पार करेगी, दूसरे को पार करेगी, तो दूरी तो समान रहेगी। तो सर हम क्या करेंगे? इसमें दूरी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी का फॉर्मूला कितनी बार लगेगा? इसमें 2 बार लगेगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो पहले व्यक्ति के पास लगाओ, हम रेलगाड़ी की चाल x मान लेते हैं। तो आप ये बताइए पहले वाले व्यक्ति की चाल जो रेलगाड़ी के पास है वो ये रहेगी कि नहीं रहेगी?
ये किसकी है सर? ये रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को जब पार कर रही है ना, तो वो वाली चाल है, क्योंकि दोनों की चाल घट गई, रेलगाड़ी की हमने x मान ली और पहले कैंडिडेट की चाल ये है। समय सेकंड में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूरी बराबर क्या हुआ, अभी तक ये पूरी चाल है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, और इसका समय कितना दे रखा है आपको, 6.6 दे रखा है। आगे बराबर का निशान लगाएंगे हम। क्यों लगाएंगे बराबर का निशान? क्योंकि सर यहाँ पर हमने दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों के दोनों ही क्वेश्चनों में। हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी का, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने कहा। तो आप वापस से लगाइए इसी फॉर्मूले को। आप ये कह सकते हो दूसरे व्यक्ति के पास में रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x माइनस 12.6, ये हो जाएगा आपके पास है x माइनस 12.6 और इंटू कितना करोगे आप, 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया है, और फिर मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, इसका समय कितना, 13.2, यानी कि आप ये कह सकते हो 13 दशमलव कितना हो गया, 2। देखिए ये 5/18, 5/18 काट ही देगा, कोई मीनिंग इसका रहा नहीं है। 66 का डबल कितना होता है आपके पास है, 132, यानी कि ये 2 बार कट जाएगा आपके पास। और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, रहने दीजिए फिर। सर ये आपके पास है x माइनस 7.2 है, बराबर का निशान, ये आपके पास है कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस इसका डबल कितना होता है, 6 दूनी का 12, हासिल की 1 24 और 1 25, और दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब हमको ये करना है सर, x वाले पद को तो हम इधर ले आते हैं, तो इसके पास लेके आएंगे तो इसमें से घट जाएगा, 2x में से अगर आप x घटाओगे तो सिर्फ x बचेगा आपके पास, और इस भाई साहब को आप इधर लाओगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस में से ये माइनस घटाओगे, 0.7 से वो सॉरी 0.2 से 0.2 हट जाएगा, 25 में से आप 7 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 18 आएगा। तो किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हम ये कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन में। तो ऐसे तसल्ली से आपको क्वेश्चन सरल करने हैं। क्लियर है आपके पास? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर जाइएगा फिर से। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, और क्या क्वेश्चन है, 8/9 मीटर लंबी छड़ के एक टुकड़े को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, एक टुकड़ा इतना था, दूसरा टुकड़ा कितना, कितना हलवा क्वेश्चन है आपके पास। मैं आपसे कहूँ कि 10 मीटर की एक छड़ है, अगर एक टुकड़ा 3 मीटर का है तो अगले कितने मीटर का है, तो आप ये कहोगे 7 मीटर का है। कैसे आया, 10 में से 3 घटा दो, तो ये आपके पास है टोटल छड़े, इसमें से ये घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो सेकंड टुकड़े की अगर आपको लंबाई निकालनी है तो टोटल लंबाई कितनी है आपके पास है, 8/9 है, इसमें से कितना घटाओगे आप, 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास है 9। तो सर 8 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है 3, बस आपका आंसर आ गया 5/9। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है सी ऑप्शन में। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर जाइएगा आप। ये रहा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास में ये मान के चलिएगा मोस्ट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, और हर जगह आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ इसमें, जो पहले से दे रखा है ना, जैसे A/B बराबर C/D, E/F, G/है, इनका अनुपात 1/2 दे रखा है, कुछ भी पूछे हमेशा आंसर वही आता है वापस से। आप ऐसे क्वेश्चन काफ़ी जगह देखोगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में फालतू का बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है आपको, 5 सेकंड भी, आपको जो रेशियो पहले दे रखा है वही रेशियो वापस आएगा, बस इतना ही काम करना है। आता कैसे है कि इन सबका ए का, सी का, ई का, जी का सबका मान 1 है, तो इस क्वेश्चन में जहाँ पर ए है, सी है, ई है, जी है, वहाँ 1 रखोगे, फिर बाकी जो दूसरे अक्षर उनका मान 3 है और वो कॉमन आ जाएंगे, बाकी सारे शब्द कट जाते हैं। तो हमको फालतू का टाइम इसमें खराब नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन को लीजिएगा, क्या क्वेश्चन है आपके पास। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य ₹X अंकित करता है, उस पर 15% की छूट देता है, छूट देने के बाद 25% का बेट लगा देता है। ये लो, बड़ा होशियार है दुकानदार। पहले तो ये कहता है मैं 15% का डिस्काउंट देता है, फिर एकदम से वो 25% उसका मूल्य बढ़ा देता है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि आप ये बताइए उस एक्स का मान कितना है। पहले दुकानदार ने इतना रुपए उस पर अंकित किया, पहले 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि आप ये कह सकते हो 85 बटे कितना हो जाएगा 100, फिर 25% का बेट बढ़ाता तो 125 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। यानी जिस वस्तु का मूल्य पहले एक्स था वो घटा फिर बढ़ा, और फाइनली वो कितना हो गया आपके पास है 408 हो गया। सरल करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बस इजी क्वेश्चन है। आप 25 से काटिए 5 बार, 25 से काटिए 4 बार, 5 से काटिए 17 बार, 5 से काटिए 20 बार, 5 से काटिए कितनी बार 4 बार, 17 से काटिए
ये 17 दूनी का 34 और 17 चौक 68। करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, 24 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 16 से। तो आप बताइए लास्ट अंक कितना आएगा, 4। बस आपका काम चल गया, पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं, यूनिट डिजिट से आपने काम चला लिया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो सर हमारे पास 384 आएगा। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। यदि n एक न्यून कोण है तो ये है नॉर्मल सा इजी क्वेश्चन है। करना कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, यहाँ से देखिए tan a है तो इस p को बट्टे में भेज दीजिए, किसके, इसके में, और sec को इधर ले आइए। तो मैंने सीधा यहाँ से लिखा कि सर ये आपके पास है tan है, कोई दिक्कत नहीं है। tan के नीचे क्या आ गया आपके पास है, वो जो sec है ना उसको हम इधर ले आए, तो tan बटे क्या हो गया आपके पास है sec, बराबर क्या हो गया, यहाँ पर n है और यहाँ पर p है। क्या कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। आप अच्छे से जानते हो, मैंने कल वाले सॉल्व पेपर में भी ये समझाया था कि tan का जो मान होता है ना वो होता है आपके पास है साइन बटे कॉस। क्या होता है आपके पास है, साइन बटे कॉस होता है। तो इस tan की जगह आप साइन बटे कॉस लिखिए, यानी कि आप ये लिख सकते हो साइन बटे में क्या लिखोगे आप, कॉस, ठीक है। और ये सेक पहले से ही है भाई, इसकी जगह साइन बटे कॉस लिखोगे, कॉस तो इसके पास आ जाएगा ना यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास है सेक ए, बराबर क्या है आपके पास सर एन बटे पी है, बराबर क्या है आपके पास है एन बटे क्या है, पी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप जरा ये बताइएगा कि ये होते हैं आपके पास है 6, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है आपके पास है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है आपके पास है सेक, और एक होता है आपके पास है कॉसेक। मैंने ये भी कहा था जब त्रिकोणमिति पढ़ाई थी, तो आप इन सभी को सीरियल में याद रखें इसी तरीके से। कैसे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर सर हम फर्स्ट को लास्ट से गुणा करते हैं तो मान 1 आता है, तो मान कितना आता है 1। ऊपर से सेकंड को नीचे से सेकंड के साथ गुणा करते हैं तो मान 1 आता है, और इन दोनों को गुणा करते हैं तो भी मान 1 आता है। आता कैसे वो पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बता रखा है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कॉस किसके साथ गुणा, सेक के। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर इसका मान तो कुछ भी नहीं है, इसका मान तो 1 हो गया। अगर इसका मान 1 हो गया तो साइन का मान क्या हो गया, एन बटे पी हो गया। मैंने कहा ठीक है एन बटे पी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो कि साइन का संबंध क्या होता है सर, हम इसको लाल बटे कक्का से याद रखते हैं। किससे याद रखते हैं, लाल बटे कक्का से। एल का मतलब क्या है, लंब है। ए का मतलब क्या है, आधार है। के का मतलब क्या है, कर्ण है। तो याद कैसे करते हैं, साइन थीटा, ये साइन थीटा का मान है, ये कॉस थीटा का मान है, और ये टेन थीटा का मान है। देखो साइन कॉस टेन, एल का देखो मैंने सीधे लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा बेस लिखो परपेंडिकुलर को आप पी लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, सीधा सिंपल सा समझाने के लिए लाल बटे कक्का जो कि पहले चला करता था कक्षा 9-10 में, वो वाला तरीका मैंने यूज किया है। यानी आप ये कह सकते हो सर ये साइन थीटा का मान है, ये कॉस थीटा का मान है, ये टेन का मान है, 3 के हो गए। फिर कैसे निकालोगे, फिर इसके बाद में ये कॉट है, ये सेक है, और ये कॉसेक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस क्वेश्चन में साइन थीटा का मान क्या होता है सर, साइन थीटा का मान होता है आपके पास है लंब बटे कर्ण। क्या होता है आपके पास है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। कोई बात नहीं है, अभी आगे जरूरत पड़ेगी अगर हमको लग रहा है आधार निकालने की, तो ही हम आधार निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो आपसे ये पूछे कि आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू यानी पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन पी एन की, ठीक है। अच्छा मुझे लग रहा है कि आपको पाइथागोरस ट्रिपल की आवश्यकता है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या है आपके पास है सर, ये तो हमारे पास है एल है, और ये क्या है आपके पास है कर्ण है। आधार नहीं है तो हम निकालेंगे भी नहीं अभी आधार को, हम आधार को अभी निकालेंगे भी नहीं। अच्छा निकाल लीजिए, अगर हम आधार का मान निकालें तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास में कर्ण स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्या मानते हो कि नहीं होता है। अगर हम इस आधार का मान निकालेंगे, ये ऊपर रूट चढ़ जाएगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन अगर हम ए स्क्वायर का मान निकाले तो ए स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है ना, मानते हो इस बात को, ठीक है मानते हो तो आप यहाँ पर आ जाइए। इसने ये कहा कि P, आप बताइए P का मान क्या है सर, P का मान हमारे पास है K है। देखो P का मान क्या है K, N का मान कितना आपके पास है L है, N का मतलब सर लंब है, और P का मतलब क्या है हमारे पास है कर्ण। आप उसमें मान रखिए जिसका आपको मान निकालना है, उसमें मान किसका निकालना है सर, मान निकालना हमको एक तरीके से यहाँ से ले लेना, वही तो इक्वेशन है, ठीक है। मैंने कहा तो सबसे पहले P स्क्वायर, P का मान है K, तो सर हमने यहाँ पर लिख दिया K की घात 2 माइनस एन का मान कितना, एल की घात 2, ठीक है। और बट्टे में क्या है हमारे पास है पी और एन, पी और एन यानी सर के इंटू एल, क्या है हमारे पास है के इंटू एल,
कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप बताने की कोशिश करिए कि के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होता है। सर देखिए, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। और उस ए स्क्वायर को हम क्या ये नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुणा ए, और बट्टे में क्या है हमारे पास है के इंटू एल, है कि नहीं है। अब ये किस ऑप्शन में है, वो ये कह रहा है कि आप ये बताओ आधार बटे कर्ण और आधार बटे लंब किस ऑप्शन में है। पहली बात तो आधार बटे कर्ण किसका मान होता है सर, आधार बटे कर्ण कॉस का मान होता है। तो देखिए सर, पहला ऑप्शन गलत है आपके पास, दूसरा ऑप्शन गलत है आपके पास, तीसरा ऑप्शन गलत है, तो यही रहा आपके पास है। भाई कॉस का मान ही तो होता है आपके पास आधार बटे कर्ण। फिर ये कह रहा है कि आधार बटे लंब किसका होता है, आधार बटे लंब सर कॉट का होता है, तो ये रहा कॉट। तो इस तरीके से आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ऐसे तसल्ली से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, अगर कम समझ में आया तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन को रिपीट करें। मुझे पता है मैंने सारी बातें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या है, ये मैंने वापस जानबूझ के एक इजी क्वेश्चन ले लिया कि एक डिफिकल्ट के बाद थोड़ा सा इजी आ जाए। अगर एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदे, 5 पेंसिल 6 में बेचे, तो लाभ का परसेंट बताइए। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को? सर ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, पहले आप सीपी लिखो और बाद में आप एसपी लिखो। या सीपी क्या है आपके पास है, सीपी है सर वो 5 रुपये में 6 वस्तुएं बेचता है। 5 रुपये में किसी वस्तु बेचता है 6। और एसपी कितना है, रुपये पहले लिखना है, ध्यान रखिए, 6 रुपये में 5। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है 25 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप ये बताइएगा कि सीपी के सामने कितना है आपके पास, हम 25 है, यानी क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य कितना आपके पास है, इतना है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ से, 11 रुपये का। परसेंटेज में चाहिए तो 11/25 और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। स्पष्ट आप कह सकते हो 44%, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बिल्कुल हाफ इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार जरा पढ़िएगा आप, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। मेरे पानी पीने से पहले पढ़ लीजिए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, जब तक पढ़ लो। एक इजी क्वेश्चन है। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करें। पढ़ा क्वेश्चन आपने? अच्छा, क्लास साफ चल रही है ना? ओके। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन एक सरल ब्याज में बनता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज में भी बनता है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, सेम टू सेम सरल ब्याज में भी बनता है। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि सरल ब्याज में इसका आंसर कितना होगा और चक्रवृद्धि ब्याज में इसका आंसर कितना आएगा। देखो, एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 12 वर्षों में अपने आप की दोगुना हो जाती है। यानी आप ये कह सकते हो 12 साल में कितनी हो जाती है सर, 12 साल में ये आपके पास है दोगुना हो जाती है। पहले तो आप इसी लाइन का स्पष्ट समझ लीजिए, ये किस में हो रही है आपके पास है, सीआई में हो रही है। इस लाइन का अर्थ अगर आपने समझ लिया तो ये 12 वर्ष में दोगुनी हो रही है, इसका मतलब ये है सर कि हिसाब हर 12 साल में होगा। इसका मतलब ये है कि हिसाब कितने साल में होगा, 12-12 साल के अंतराल से हिसाब है, और हर 12 साल में वो राशि डबल हो जाएगी। हर 12 साल में वो राशि क्या हो जाएगी आपके पास में, डबल हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए। तो सर अगला हिसाब कब होगा, 24 में, फिर अगला 36 साल में, फिर अगला 48 साल में, और जितनी भी राशि उसकी डबल करते जाओ। यानी कि यहाँ पे कह सकते हो अगला हिसाब कब होगा सर, 24 साल बाद। और ये राशि कितनी हो जाएगी सर, हर बार इसने कह रखा है जितनी भी है ना उसकी दुगुना होगी, तो ये 4 गुना हो जाएगी। फिर अगला हिसाब कब होगा सर, 36 साल में, जितनी भी राशि है ना उसका कितनी हो जाएगी, डबल, तो 8 गुना हो जाएगी आपके पास। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि 8 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो देखिए ये 8 गुना हो चुकी है ना, आपका तो आंसर आ चुका है। यानी सर 8 गुना हो जाएगी 36 साल में, जो कि किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन। अगर मान लो बे पूछता, अब देखो फिर से 2 गुना, फिर से 2 गुना से करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ के पास है, 16 गुना। और 16 गुना कितने साल में हो जाएगी, 12, फिर से ऐड करोगे तो 48 में। तो ऐसे तो करोगे आप किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज पर। क्यों करोगे, क्योंकि ब्याज पर ब्याज ही आपके पास है, सीआई होता है। अगर ये क्वेश्चन सरल ब्याज का होता तो हम कैसे करते हैं सर, अगर ये मान लीजिए सरल ब्याज का क्वेश्चन होता तो हम क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि इसने कहा है ना कि 12 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो आपको दुगना से एक कम लिखना है। क्योंकि दुगना से एक कम इसलिए लिखना है कि मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा
कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपकी राशि को डबल कर दिया 200 देके, तो आप ईमानदारी से बताइए क्या मैंने डबल किया? भाई अगर मैंने आपने मुझे 100 रुपये दिए, मैंने आपको 200 रुपये दिए, तो उसमें से एक 100 का नोट आपका खुद का नहीं था क्या? अगर देखा जाए तो हम उस मूल राशि को हटा देते तो ब्याज कितना मिल रहा था हमको? 100 रुपये का। तो बस ऐसे ही इस क्वेश्चन में करना है। अगर ये क्वेश्चन एसआई में होता तो एसआई में हम क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं कि सर 1 गुना राशि कितने साल में हो रही है आपके पास? है 12 साल में हो रही है। तो सर 8 गुना की वजह हमको 7 गुना ही लेनी है, तो 7 गुना राशि कितने साल में हो जाएगी? तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 यूनिट का मान इतना तो 7 यूनिट का मान कितना? तो आप ये कह सकते हो सर 84 साल में होगी। देखो कितना फर्क पड़ रहा है आपके पास। यानी आप ये कह सकते हो वह 8 गुना अगर आपको करनी है, अब ये 7 गुना नहीं है, 7 का मतलब 8 गुना ही हो चुकी है, क्योंकि हमने एक यहाँ कम लिया तो एक आपको यहाँ भी कम लेना है। यानी 1 यूनिट का मान 12 है तो 7 यूनिट का मान 84 साल में होगी 8 गुना। सरल ब्याज इतना कम चलता है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना फास्ट चलता है कि 36 साल में ही आपकी 8 गुना हो जाएगी राशि। अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, मुझे ऐसे क्वेश्चन बड़े मस्त लगते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कुछ नहीं करना है, बस आप इसमें वैल्यू पुटिंग वाला काम कर दीजिए। आप कैसे काम कर दीजिए वैल्यू? सर इसमें क्या करना है आपको? कुछ भी मत करिए, दो कोई सी भी संख्या उनको जीरो मान लो आप, बस। तो हम एक काम करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से अंक है? सर इसमें हम एक काम करते हैं, ए बराबर भी जीरो मान लेते हैं और बी बराबर भी हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना? मान सकते हो आप। अगर हम ए बराबर जीरो मानते हैं तो देखिए ये क्या हो गया आपके पास? सर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ से क्या बचा? माइनस का सी बचा हुआ है, इसमें से ये जीरो हो गया, माइनस का सी बचा हुआ है, ये जीरो हो गया आपके पास है। अच्छा ये सी बचा हुआ है, ठीक है, सी बचा हुआ है, ठीक है, इसमें से क्या बचा हुआ है आपके पास है? सर माइनस का सी बचा हुआ है, ठीक है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। यानी कि अगर आप इसमें देखोगे तो क्या बचा हुआ है आपके पास है? सर सी, सी और सी। और आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर तो क्या है आपके पास? सर सी को आप सी से मल्टीप्लाई करोगे, तो सी को सी से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा आपके पास है? सर सी स्क्वायर हो जाएगा। भाई माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। और ये क्या है? सर ये है आपके पास माइनस का सी। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका आपका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया? सी स्क्वायर माइनस सी आया। अब जिस ऑप्शन में भी सी स्क्वायर माइनस सी होगा वही आपका आंसर होगा। एक बार फिर सुनिएगा, यानी सर इस फर्स्ट में से माइनस सी लिया, गुणा का निशान था, और माइनस सी को माइनस सी से गुणा किया तो वो हो गया, आगे प्लस का निशान था लेकिन अंदर माइनस था, तो सी स्क्वायर माइनस सी हो चुका है। फिर हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं, ये जीरो और आपके पास है ये जीरो, तो कोई मतलब नहीं, ये तो आपका आंसर गलत है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये आंसर नहीं है, तो वैसे भी आप कह सकते हो यही आंसर आएगा। बेस्ट चेक कर लेते हैं, ये जीरो हो जाएगा सर, ये जीरो हो जाएगा सर, ये जीरो हो जाएगा सर। और आपके पास में सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये आपके पास है सी स्क्वायर, और आगे किसका निशान है आपके पास है? अच्छा ए का मान जीरो मान लिया तो केवल सी स्क्वायर बच रहा है। उसमें देखो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को सही से पढ़े क्या। सर हमने क्या किया, इसमें ए और बी दोनों को जीरो मान लिया, ये आपके पास है शून्य हो चुका था, और ये आपके पास है सी इंटू सी स्क्वायर प्लस, अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने गलती करी है सरल करते टाइम। गलती कैसे करी है? ये तो ठीक था, देखो ज़्यादा गलती नहीं करी है हमने। यहाँ पर ये माइनस का सी नहीं आएगा पीछे, माइनस का सी क्यों नहीं आएगा? कि आप ये देखिएगा ये माइनस का सी हमने बचा दिया, लेकिन जब हमने इसका मान जीरो रखा था तो जीरो को हमने इससे गुणा किया तो ये पूरा जीरो हो गया था, देखो, इसलिए उसका फाइनल आंसर सी आया था। और जब हम इस डी ऑप्शन को सरल कर रहे हैं ना, तो इसमें देखो ये भी जीरो हो गया, तो इसमें सी, यानी कि सी स्क्वायर इसमें बच रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में भी आपको वैल्यू पुटिंग वाला टाइप आप जरूर पढ़िएगा। जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है एलजेब्रा में कि वैल्यू पुटिंग कैसे क्वेश्चन को कैसे 10-10 सेकंड में उड़ाना है। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से मुझसे कंप्लीट कोर्स करना, तो रेलवे फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच के नाम से बैच है, आप उसको ज़रूर खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। प्ले स्टोर पर जाओ, उपकार क्लासेज का जयपुर के नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 15 पर पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? 300 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए कितने अंकों की आपको आवश्यकता पड़ेगी? कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को सरल? देखिए सर 300 जब पृष्ठ लिखेंगे ना, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे सर? 10 से लेकर हम 99 तक लिखेंगे, ओके। फिर हम कैसे लिखेंगे? 100 से लेकर के और 200 तक लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइएगा कि 1 से लेकर के 9 तक कितने अंक होते हैं या कितनी संख्या होती है, तो आप क्या कहोगे? सर 1 से 9 तक आपके पास है 9 संख्या होती है,
आप खुद काउंट कर लीजिए। यानी कि इसमें से आप इसको घटाओ 8 और 1 जोड़ दो तो कितनी होती है 9। इसमें से इसको घटाओ और 1 जोड़ दो आप, तो इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा आपके पास है 89। 89 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा आपके पास है 90। और ये कितना हो जाएगा 100। 100 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा आपके पास है 101। तो ये 9 के कितने अंक है आपके पास है सर? एक एक अंक के तो 9 है, और दो दो अंकों की संख्या कितनी है 90, और तीन तीन अंकों की संख्या कितनी है आपके पास है 209 है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 90। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपके पास है 180। और इसका कितना हो जाएगा आपके पास है सर? ये हो जाएगा आपके पास है 6 0 और 3, तो ये हो जाएगा 3 7। और ये कितना हो जाएगा 7 हो रहा है क्या, 8 9 17, और ये कितना हो रहा है आपके पास है 7। एक बार मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 3 सही है, ये 0 8, यानी कि सर ये हो रहा था हमारे पास है 89 बचेगा, एक जोड़ा तो 90 हो गया, 9 एकम 9। अच्छा भाई 9 एकम 9 हो रहा है भाई, सॉरी गलती कर दी हमने। ये सर हमारे पास है 9 एकम 9 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है हमारे पास है सर? ये हो रहा है हमारे पास है 180। और ये कितना हो रहा है आपके पास है? ये हो रहा है 3 0 और 6। आप ऐड करिए, ये हो जाएगा आपके पास है 2, ये 9 और ये 7। किस ऑप्शन में आपके पास है? डी ऑप्शन में। कैसे किया क्वेश्चन में? आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक कितने हैं 9 बार, दो दो के अंक कितने हैं 90 बार, तीन तीन के अंक कितने हैं 201 बार। आप सॉल्व करोगे तो आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आप आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर और पढ़िए क्वेश्चन को। एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग का दुगुना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की आयु 15 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? यानी पूछा है कि पिता की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए ये है फादर और ये है उसके बच्चे। हम मान लेते हैं कि तीनों बच्चों की उम्र हमने x मान ली तो क्या कहा कि तीनों बच्चों की आयु के योग का दुगुना है, तो ये कि इसकी कितनी आपके पास है 2x है। इसके बाद में कहा कि 15 साल बाद, आप ये बताइए 15 साल इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 15। 15 साल बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग के बराबर है। आप ये बताइए फादर की उम्र तो 15 वर्ष जुड़ेगी, लेकिन बच्चों की उम्र में कितना जोड़ना है? तो आप ये कहोगे सर 3 बच्चे हैं इसलिए 15 15 15 यानी 45 जोड़ना पड़ेगा। 2 बच्चे होते हैं तो 30 ही वर्ष जोड़ते हैं, यानी सर 15 साल बाद इन बच्चों की जो उम्र है ना वो इतनी हो जाएगी। और क्वेश्चन ये कहेगी ये आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है बराबर है, कुछ नहीं करना बस सॉल्व कर दीजिए। यानी x का मान यहाँ से कितना आएगा सर 30 आएगा, तो ये इधर आएगा आपके पास माइनस का हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अगर x का मान आपके पास है 30 है तो यहाँ रखोगे तो फादर की वर्तमान उम्र आ जाएगी। वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी यहाँ के पास है सर 60 वर्ष। लेकिन क्या उसने वर्तमान पूछी है? नहीं पूछा सर, उससे भी 15 साल बाद पूछी है, तो उससे 15 साल बाद पूछिए तो 75 हो जाएगा, तो 15 साल और ऐड कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर इतना है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। कभी भी अगर आपसे बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछें तो पहले आपको क्या करना है, आंतरिक कोण निकाल लीजिए और आंतरिक कोण का भाग 360 में दे दीजिए। लेकिन आप ये कहोगे आंतरिक कोण आएगा कैसे? तो ध्यान रखिए, हम ये मान लेते हैं कि सर आंतरिक कोण x है और बाह्य कोण क्या है y है। आप ये बताइए किसी भी बहुभुज है उसके बाहर के अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि सर आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उसने कहा कि उनका अंतर कितना 100 डिग्री है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आपके पास है 100, और ये कितना आपके पास है 180। आप इसमें बाई से बाई काटिए तो 2x बराबर कितना आएगा आपके पास 80, तो x का मान कितना आएगा 40। x का मान 40 यानी सर हमारे पास आंतरिक कोण तो आ ही गया, और आंतरिक कोण की तो आवश्यकता थी आपको, यानी कि भुजाओं की संख्या पूछे तो 360, 360वां भाग दे दीजिए 40 का, तो 360वां आप जैसे ही भाग दोगे तो आपके पास भुजाओं की संख्या आ जाएगी 9। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन है आपके पास? वह सबसे बड़ी संख्या जो 131, 91, 215 को विभाजित करने पर क्रम से 8, 9, 10 शेषफल देती है, क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास। आप ये बताइएगा, इसको पकड़िएगा। अगर आप वह सबसे बड़ी संख्या जो 91 को विभाजित, यानी किसी संख्या में, यानी कि ये हमारे पास एक संख्या है 91 और हम इसमें किसी का भाग देते हैं, हमको नहीं पता किसका भाग देते हैं, तो हमारे पास है जो शेषफल बचता है वो 9 बचता है। वो कितना बच रहा है आपके पास है 9 बचता है। आप ये बताइएगा शेषफल अगर 9 बच रहा है, अगर ये संख्या आपके पास है पहले से ही 9 कम होती तो कितनी होती? आप ये कहोगे सर अगर हम इसमें से पहले से ही 9 घटा देते हैं तो वह संख्या कितनी होती है आपके पास है 82 होती। 82 होती कि नहीं होती? यानी कि आप ये कह सकते हो 82 में उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए।
भाई आप ये बताओ, मैं क्वेश्चन ये करा कि एक कोई ऐसी संख्या है, अ, एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें देने पर 9 बचता है। कितना बचता है? 9। हम ये मान लेते हैं कि 9 नहीं बचता है, तो 9 इसमें से घटाएंगे तो 82 को तो पूरा पूरा विभाजित करनी चाहिए ना वो संख्या। तो आप बताओ क्या इसका भाग जाएगा, इसका भाग जाएगा, इसका भाग नहीं सर, इसका जाएगा। तो बस यही आंसर है। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। आप अगले क्वेश्चन पाइएगा। सर एक कॉलेज है, G1 G2 G3 के 3 समूह के छात्रों की संख्या इतनी इतनी है। समूह के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आता भी है एग्जाम। आपको क्या लिखना है सर? सबसे ऊपर तो हम डेटा लिखेंगे यहाँ, और यहाँ लिखेंगे हम जो भी एवरेज दे रखा है वो एवरेज। डेटा कितना आपके पास है? 20। इसका रेशियो ले सकते हो डेटा का, ध्यान रखिए आप, 40 और 60। और ये कितना आपके पास है सर? ये है हमारे पास 50%। ये आपके पास है 60%। और ये कितना आपके पास है? 70% है। ये एवरेज है। ठीक है भाई। तो फिर क्या करना है? इसका रेशियो ले सकते हो, ध्यान रखिए, 20 से एक बार, 20 से दो बार, और 20 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। डेटा का हम अनुपात ले सकते हैं। फिर सुनिए, डेटा का हम रेशियो ले सकते हैं, कभी भी एवरेज का रेशियो नहीं लिया जाता है। ठीक है भाई। तो फिर हम सर डेविएशन लगाएंगे इसमें, डेविएशन के हिसाब से इनका कुछ भी एवरेज मान लेते हैं। हमने मान लिया सर कि 60 इनका एवरेज है। इनका एवरेज कितना मान लिया सर? हमने 60 मान लिया। ये क्या मान लिया? इनका औसत। अगर नहीं है आपको कि ये कैसे निकाला जाता है, वैसे इतना टाइम है नहीं है, पर आप प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से सर्च करिए। वहाँ मैंने कंप्लीट औसत आपको फ्री में पढ़ा रखा है। एक फ्री वाले कोर्स में जाइए, फ्री में आएगा मैथ स्पेशल फ्री मैथ। वह कंप्लीट औसत है, बिल्कुल एक एक लाइन खोल खोल के मैंने बताइए कि कैसे हम डेविएशन वाला रूल यूज करते हैं। तो सर हम ये मान लेते हैं कि इनका जो सबका औसत है वो 60 आएगा। तो आपको ये देखना है कि ये 60 से कितना कम है। तो ये कितना कम है आपके पास? माइनस का 10 कम है। 10 कम कितने पर है? 10 पर। तो इसको लिखिए, तो -10 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। और ये कितना आपके पास है? ये तो 0 है, तो कोई दिक्कत है नहीं है प्लस का। 0 को किससे गुणा करोगे? 2 से। ठीक है, प्लस। ये कितना है आपके पास सर? +10 ज़्यादा है, तो इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 10 को आप मल्टीप्लाई करिए 3 से। और इस पूरे में भाग किसका लगेगा? इन सबका 6 का। यानी आप ये कह सकते हो सर -10, ये तो 0 हो गया। और ये तो ये कितना हो गया आपके पास? हम 20/6। 20/6 का मतलब कितना होता है? 3.33। और वो भी किसका है? प्लस का। इसका मतलब सर आपका जो आंसर आएगा वो 60 + 3.33 यानी 63% आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना? एक बार फिर से सुनिएगा। हमने क्या किया कि सर इन सबको औसत ये हमारे हिसाब से मान सकते हैं 60 है। अब 60 मानो, 70 मानो, कुछ भी मानो। अगर ये 60 है तो 60 से कितना कम है? 10। कितने पर कम है? 1 पर। तो माइनस का 10 हो गया, जो कि ये रहा। ये 0 है तो ये तो 0 हो गया आपके पास। ये कितना ज़्यादा? 10 ज़्यादा कितने पर है? 3 पर। तो ये 30। 30 में से आप 10 घटाओ 20। 20 में 6 का भाग देंगे, 3.33। माइनस का आता तो इसमें से घटाते, प्लस का आता तो इसमें जोड़ते हैं। ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। और ये क्वेश्चन अगर आपने कल वाला पेपर सॉल्व किया तो ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपको। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? माध्यिका पूछी है। यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है। यानी आप ये कह सकते हो सर बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास है 3 माध्यिका। क्या होता है आपके पास है? 3 माध्यिका। और माइनस होता है आपके पास है 2 माध्य। माध्य भी कह सकते हो इसको, और इसको आप औसत भी कह सकते हो, एक ही शब्द है। आप ध्यान रखिए, ये माध्य या औसत एक ही शब्द होता है। माध्य औसत क्या होता है आपके पास है? एक ही शब्द होता है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इसने क्या पूछा है सर? इसने माध्यिका का मान पूछा, तो कोई बात नहीं, पूछने दीजिए। बहुलक की जगह लिख दीजिए 23 है। और ये 3 इंटू माध्यिका की जगह आप x मान लीजिए। -2 इंटू माध्य कितना आपके पास है सर? 65 है। कितना आपके पास है? 65 है। ठीक है भाई। तो फिर क्या करना है सर? इधर तो आपके पास है ये 3x ही रहेगा, और ये 65 130 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो सर 23 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? 130 हो जाएगा। 130 में जोड़ दीजिए आप, ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 153। 153 बराबर कितना आपके पास है? 3x है। तो 3 से काट दीजिए सर। 3 से ये 5 बार और ये 1 बार, यानी आप ये कह सकते हो x का मान कितना आएगा? 51, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि इस ऑप्शन में दिख रहा था ना यहाँ तक। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सरल करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर आप 21 को आप एक बार सोल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा सा मोबाइल को चार्जिंग में लगा देता हूँ। ठीक है ना? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है काफ़ी देर से, तो मैं चाह ही रहा था कि एक बार मोबाइल भी चार्ज में लग ही जाता। बताओ क्या करना है क्वेश्चन नंबर 21 में?
देखिए सर, हमको इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, एक की ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि एक की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 10 की घात 2, इनका मान 385 है। तो आपसे वो जो डेटा दिया हुआ उसका मान पूछा है। आप ये देखिए इसमें छिपा हुआ क्या है। आप यहाँ पर देखोगे ना, तो सर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो संख्या है ना, इस पूरी संख्या में से अगर आप 3 की पावर 3 कॉमन ले लेते हो तो आपके पास क्या बचता है। सर 3 की पावर 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा सर, एक बचेगा, जिसको हम 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस का निशान। आप ये बताइए, 6 की पावर 2 का मान 36 होता है। 36 में से आपने 9 बार ले लिए 4, और 4 का मतलब क्या है सर, आपके पास है 2 की पावर 2 है। तो बस यहीं से आइडिया लगा लो कि ये फिक्स है कि आगे आपके पास है ये बचने वाला है। आगे क्या बचने वाला है आपके पास है सर, आगे इस तरीके से बच रहा है 3 की पावर 2 कॉमन लेने पर। इतनी 2 स्टेपों में ही दिमाग लग जाता है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो सर 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, और इस पूरे का तो मान आपको दे ही रखा 385। कितना दे रखा 385, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ये कितना 45 का 5 हासिल की 4, 72 और 4 76, 65। एक ही ऑप्शन में पूरा गुणा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि बड़े तसल्ली से क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर, और ये गलती से इजी क्वेश्चन डल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेरी तरफ से नहीं बनाया। जो आप देखिए, अगर देखा जाए ना, आप थोड़े अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो रेलवे तो एक तरीके से आपको क्वेश्चन बांटता है। अरे फ्री के बांट रखा है। एक बात बताओ, कितनी साइंस पढ़ते हो, कितनी करंट जीके पढ़ते हो, पता नहीं उनमें से क्वेश्चन फंसता कि नहीं फंसता। यहाँ कितना इजी क्वेश्चन इसने दे दिया है। चलो मैं इसको एक बेसिक तरीके से समझा देता हूँ, अच्छा लगता है मुझे ऐसे क्वेश्चन में बेसिक तरीका। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना तो आप उसको इससे सॉल्व करें। सबसे पहले लिखे संख्या, और फिर लिखें आप औसत, और फिर लिखें आप योग। मैं बेसिक क्वेश्चन छोटा सा है, शॉर्ट में आप चाहो तो समझ लेना। 3 संख्या का औसत 20 है, तो संख्या कितनी है आपके पास है 3 है, औसत कितना आपके पास है 20 है, तो योग कितना हो जाएगा 60। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। 2 संख्याएं, यानी इनमें से पहली संख्या कितनी दे रखी है सर, पहली संख्या 16 दे रखी है, और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है सर, आपके पास 24 दे रखा है। आपसे क्या पूछा, तीसरी संख्या। टोटल संख्या 3 थी, 3 में से 2 दिख रही है, 1 गायब है, तो 3 में से आप इन दोनों को घटा दो तो 1 आ जाएगी, और इस 1 का मान कहाँ से आएगा सर, 60 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो 60 माइनस कितना 40, 40 हो रहा नहीं आपके पास, तो 20 आंसर आ जाएगा। ये लीजिएगा 20 ऑप्शन। ऐसे करना है, छोटा ही था, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। संख्या औसत और योग से हम इजीली तरीके से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप, क्या है क्वेश्चन आपके पास है, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, ओके। 24 सेमी, 16 सेमी, 10 सेमी भुजाओं वाले एक ठोस को घनाभ को पिघलाकर 4 सेमी भुजा वाले ठोस घन बनाए गए हैं। बनने वाले घनों की संख्या। एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, कितना इजी होता है। कुछ नहीं करना सर, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। अब कहोगे सर घनाभ का आयतन क्या होता है, भाई ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन ही होता है, और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, जिसकी एक भुजा दे रखी है। तो कुछ नहीं, घनों की अगर आपको संख्या निकालनी है तो ये लीजिए सर घनों की संख्या। तो घनों की संख्या निकालने का सिंपल सा तरीका, बड़ी आकृति का आयतन 24 इंटू 16 इंटू 10, बट्टे में छोटी आकृति का आयतन 4 इंटू 4 इंटू 4। देखो 16 से 16, 4 से 6 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास है 60, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा। ये रहा आपके पास है, देखिए अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने कहा ना, इनमें सॉल्व करने में मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आता है। देखिए ये क्या है सर, ये क्वेश्चन ये है ए बी सी, अगर ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 4a प्लस 3b और माइनस क्या है 2c, और बराबर क्या होता है 0। आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है आपके पास है AQ, तो ये रहा आपके पास है AQ, प्लस क्या होता है आपके पास है BQ, तो ये रहा आपके पास है BQ, प्लस क्या होता है आपके पास है CQ, प्लस क्या होता है आपके पास है CQ, तो ये रहा आपके पास माइनस का CQ। अगर इसका मान 0 है तो आपको पता है अच्छी तरीके से इसका मान क्या आता है सर, 3ABC आता है। 3A का मतलब क्या है सर, A का मतलब है 4A, B का मतलब क्या है 3B, और C का मतलब क्या है आपके पास है सर माइनस का 2C है। भाई अगर एक फॉर्मूला होता है AQ BQ CQ और माइनस 3ABC, अगर ABC का मान 0 है, A प्लस B प्लस C का मान 0, तो इसका मान कितना होगा 3ABC होगा। अब आप अच्छा आप ये कहोगे सर समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। आप ये बताइए, इस पूरे का मान पूछा है, तो इस पूरे का मान इनको गुणा करोगे तब आएगा। क्या गुणा करने की जरूरत है क्या सर, देखिए इस पूरे का आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में सिर्फ एक ही है, तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं। फॉर्मूला कौन सा लगा है सर, इसमें जो फॉर्मूला लगा है ना वो ये लगा है,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस सर हमारे पास है 3abc होता है। माइनस क्या होता है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अच्छा, ये पूरे अगर फॉर्मूले की आप बात करोगे ना कि ये फॉर्मूला है क्या आपके पास है, तो सर ये हमारे पास ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ये वो सॉरी ये क्यों होता है, जब हम इसे खोलते हैं ना तब आता है हमारे पास है ए क्यू बी क्यू सी क्यू और सर माइनस का 3abc आता है। माइनस का क्या आता है 3abc। इसमें कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, यदि सर हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो है, यानी सर अगर हम ए प्लस बी प्लस सी इस जगह पे जीरो रख देते हैं तो फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम ये करते हैं इसको इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इसका मान 3abc आता है। ये इसमें फॉर्मूला लगा है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc। कैसे हुआ ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc, कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि सर ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब बराबर ये होता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि यदि ए बी सी का मान जीरो आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये पूरा जीरो लिखेंगे तो इसमें ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान 3abc हो जाता है, जबकि इसमें यही है ए प्लस बी प्लस सी है, इसका मान कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। आप इसको चाहे तो प्लस में लिख सकते हो, बार प्लस लगा के अंदर माइनस लिख सकते हो। आप ये कहोगे देखो ये प्लस है और ये माइनस क्या है आपके पास है 2c और इसका मान कितना है, जीरो है, क्योंकि इसमें ए बी सी का मान जीरो दे रखा है। अगर जीरो है तो 3abc आता है, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया तो मेरी अलजेब्रा की क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये रहा आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप इसको आराम से पढ़िएगा, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का है और शायद टाइम भी हमारा हो चुका है। ठीक है, यदि बिजली बिल का भुगतान नियत तिथि से पूर्व किया जाता है तो बिल की राशि पर 5% का डिस्काउंट मिलता है। एक व्यक्ति नियत तिथि से पूर्व बिल का भुगतान करके 14 रुपये की छूट प्राप्त करता है। बिजली बिल की धनराशि बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रखा है इसमें, एक राशि को दो बार कह रखा है। एक बार तो ये कहा कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा, दूसरी बार कहा कि 14 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें 5% का जो मान है ना हमारे पास में वो 14 है। तो हमसे टोटल राशि पूछिए, पूरा 100% पूछा है, कितना होगा, कुछ नहीं करना, कितनी बार कटेगा 20 बार। तो बताओ कितना आ जाएगा आपके पास है 280। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। देखो मैंने कहा ना रेलवे तो नंबर बांटता है, मैथ अगर देखा जाए तो रेलवे में नंबर में जो मैथ सब्जेक्ट होती है ना वो तो नंबर आपको फ्री के देती है। अब आप ये बताओ कि इन क्वेश्चन में फ्री का एक नंबर है, आपको मेहनत जीके साइंसों में करनी चाहिए, इसको तो एक बार माइंड से पढ़ लीजिए आप। ठीक है ना, तो ये थी आपके पास आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। पूरे में आपको 5 प्रैक्टिस सेट इसके सॉल्व करवाऊंगा ग्रुप डी के। एक कल हो जाएगा, एक परसों हो जाएगा, यानी आज 23 तारीख है, 24 25 26 को आप रिवीजन कर लीजिए, 27 को आपकी एग्जाम है ये। ठीक है, और फिर ऐसा कुछ नहीं है कि क्लासें बंद हो रही है ग्रुप डी के लिए, फिर जैसे जैसे पेपर लगते जाएंगे आपको पेपरों का एनालिसिस करवा के और मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहेंगे। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, एक प्यारा सा आप कमेंट्स करें। जय हिंद।